नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग आज राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो कि एनटीए करवाती है और एनटीए यूजीसी से संबद्ध होती है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पात्रता परीक्षा होती है जिसको यूजीसी नेट कहते हैं। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये परीक्षा जो होती है एक प्रकार की पात्रता परीक्षा होती है और ये पात्रता परीक्षा भारत के विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एक पात्रता परीक्षा होती है। इस पात्रता परीक्षा में वे अभ्यर्थी भाग लेते हैं जो महाविद्यालय प्रास्नातक में प्रथम सेमेस्टर या अंतिम सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर में अपना पंजीकृत हो, एनरोल हो, वे अभ्यर्थी इस पात्रता परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं। मित्रों, परीक्षा में बैठने के योग्यता के बारे में तो चर्चा हो गई कि पीजी में वो अभ्यर्थी एनरोल हो या पास हो या अपेयरिंग में हो तो वे अभ्यर्थी बैठने के योग्य होते हैं। लेकिन उसकी जो पाठ्यक्रम होते हैं और उस पाठ्यक्रम में बैठने के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होता है उसके प्रथम पाठ्यक्रम पे हम पर चर्चा करेंगे। वास्तव में माना जाता है कि यूजीसी नेट की दो पेपर होते हैं। एक कंपलसरी पेपर होता है जिसको हम प्रथम प्रश्न पत्र कहते हैं और दूसरा संबंधित विषय से होता है। आप यूजीसी नेट में किसी भी विषय से यदि पास हैं, जिसमें से 84 विषयों में परीक्षाएं होती हैं, तो 84 विषय में किसी भी विषय में अगर आप विश्वविद्यालय से महाविद्यालय से किसी भी विषय में यदि आप प्रास्नातक हैं या अपेयरिंग में हैं तो इस परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र का जो आपका पाठ्यक्रम है आज हम उस पर विस्तृत पर चर्चा करेंगे। वीडियो को में अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आज सरल माध्यम में समझ में आ जाएगा। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि एनटीए करवाती है परीक्षा, अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो होती है, इसको किससे संबद्धता है? ये परीक्षा कौन का मानक होता है जो रखता है? वो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेट का फुल फॉर्म जो होता है, नेट की परीक्षा देते हैं बहुत लोग, इनको फुल फॉर्म नहीं पता होता है तो उसको जान लें कि नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। अब हम अपने मूलभूत पे आ जाते हैं। इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य होता है, दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है, जैसे कि मैंने पहले बातचीत कर लिया है। प्रथम प्रश्न पत्र में 10 यूनिट होती है यानी 10 इकाई होती है। उन 10 इकाइयों में प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 50 प्रश्न होते हैं यानी 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये अगर दो तरीके के हो गए तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है 100 मार्क्स के हो जाते हैं। ये 100 मार्क्स के हो जाते हैं। अब बात आती है कि प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न, इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से? शिक्षण आवृत्ति। पहली यूनिट क्या है? शिक्षण आवृत्ति, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। आवृत्ति को अभिक्षमता भी कहते हैं। शिक्षण आवृत्ति में क्या क्या जैसा कि पूछे जाते हैं, तो शिक्षण क्या है, शिक्षण के प्रकार क्या है, शिक्षण की उपयोगिता क्या है, शिक्षण में कहाँ पे क्या क्या उपयोग है, इन सब सारी चीजों के बारे में, शिक्षण के बारे में पूछा जाता है। अब बात आती है इकाई 2 की। अगर
दूसरे इकाई पे बात करें तो शोध के बारे में बात होती है। शोध बिना, देखिए क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा होती है, तो शोध का होना इसमें अनिवार्य हो जाता है। शोध क्या है, शोध के प्रकार कितने होते हैं, शोध की शिक्षण विधियां क्या हैं, शोध की विधियां क्या क्या हैं, शोध में कहां कहां पर उनका उपयोग किया जाता है, तो इन सभी चीजों के बारे में शोध आवृत्ति से इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि इसमें 5 प्रश्न, इसमें भी 5 प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। अब बात होती है इकाई 3 की। यूनिट 3 में बोध होता है। बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन। आपको बताते चलो, यदि पहले पेपर में बोध आपने तैयार कर लिया तो दूसरे पेपर में भी बोध आता है। पहले पेपर में बोध आता है, दूसरे पेपर में भी बोध आता है। और बोध ये इसमें भी एक प्रकार का, इसमें भी 5 प्रश्न बनाए जाते हैं। इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है। इस कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश से, जो आपको एक प्रकार का गद्यांश होता है वो पठित होता है। इसकी हिंदी में आप लोग जब 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते रहे होंगे तो एक प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता था। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपठित गद्य। तो किसी प्रकार के आपठित चीजों से जिसके बारे में आप पहले से पढ़े ना हो और उसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर कुछ एक गद्य दिया होता है, उसमें से प्रश्न को के उत्तर मिलते हैं। तो उस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं और इसके सबसे, ये आपठित तो होता है लेकिन सबसे आसान होता है। इसमें आपको कहीं भी कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सबसे आसान होता है इस इकाई का। कहीं कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में 5 प्रश्न दिए होते हैं। इन 5 प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं। तो ये थी बात इकाई नंबर 3 की, यूनिट 3 की। और अब हम यूनिट 4 पे बात करें तो यूनिट 4 जो होता है आपका होता है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। संप्रेषण में आपको बताता चलो, ये प्रकार का संप्रेषण ये पीसेस पे भी पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीसेस का भी एक संप्रेषण होता है। ये क्वेश्चन इसके आसान नहीं होते हैं, इस पे बहुत तैयारी करनी पड़ती है। इसके क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं। तो इन पे कम संप्रेषण में बहुत प्रकार के संप्रेषण में, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उपयोगिता क्या होते हैं, इनके प्रभाव क्या हैं, इन सब के टॉपिक पे संप्रेषण में रखा गया है यूनिट 5 में, यूनिट 4 में। इसमें भी 5 प्रश्न के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, आपको पीसीएस में जो पीसीएस के ये यूनिट 3 में पीसीएस के जो प्रश्न आते रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, और संप्रेषण के जो पीसीएस के प्रश्न आते रहते हैं, पीसीएस प्री के जो प्रश्न आते रहते हैं, अगर हम इनके पीसीएस प्री के सिलेबस को पढ़ लें तो इसमें इन दोनों यूनिटों को आसान हो जाता है। मैं क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई हूं तो इस वजह से मैं इनके बारे में, ये चीजों के बारे में बता रहा हूं कि पीसीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीसीएस के अगर कुछ प्री के प्रश्न पत्र को उठा लिया जाए और हल कर लिया जाए तो इसमें पूरे के पूरे प्रश्न पत्र आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी बात होती है यूनिट 5 की। यूनिट 5 में गणितीय तर्क और अभिवृत्ति अर्थात मैथमेटिकल लॉजिक एंड एप्टीट्यूड। अब गणितीय तर्क में इसमें भी ऐसा कहते हैं 5 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल होते हैं। हाई स्कूल स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं गणितीय तर्क में अगर बात की जाए तो। और अभिवृत्ति की इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई नंबर अगर हम 6 की बात करें तो युक्ति संगत तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग की बात पूछी जाती है। लॉजिकल रीजनिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा मैंने कहा था कि प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु इसके 1-2 रीजनिंग ऐसी आती है जो बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे।
ऐसे में आपको प्रत्येक यूनिट पे लगातार अभ्यास बनाए रखना पड़ेगा। अब बात आती है, ये रीजनिंग की बात हो गई, लॉजिकल रीजनिंग की बात हो गई। अब बात आती है यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 सबसे सरल होता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जो अभ्यर्थी जरा सा भी गणित में जानकारी रखते हैं तो वो इसको आसान हो जाता है। बहुत से लोगों के लिए जो 8वीं के बाद से गणित नहीं पढ़ते हैं या किसी कंपटीशन में शामिल नहीं होते हैं तो उनके लिए तो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन यदि साइंस वर्ग का अभ्यर्थी इंटरमीडिएट तक रहा होगा तो उसके लिए यह आसान हो जाता है। या उसके ऊपर कोई अभ्यर्थी बीएससी किया है या बीटेक किया है तो उनके लिए तो ये हलवा होता है, उनके लिए जरा सा भी दिक्कत नहीं होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन में, डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो आंकड़ों की व्याख्या करता है, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरीके से ये जो अभ्यर्थी साइंस वर्ग के होते हैं उनके लिए आंकड़ों की व्याख्या जो होती है वो डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो आसान हो जाता है। इसमें भी आपको ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, आप इसमें ज्यादा प्रतिशत पे और जो है आंकड़ों पे, इस पे जो है एक खाका होता है उस पे आपका पूछा जाता है। ये प्रश्न में जो बच्चे साइंस वर्ग के होते हैं उनके लिए आसान टॉपिक हो जाती है। दूसरी बात करें अगर हम इकाई नंबर 8 की, अगर हम यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बात आती है। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्रों, तभी आपका 50 प्रश्न होगा। अब इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मोबाइल से संबंधित, डाटा से संबंधित, और आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित, इसमें इंफॉर्मेशन से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, इन सारी चीजों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके भी प्रश्न बहुत ही जो है टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत 2-3 प्रश्न तो आसान होते ही हैं। अब इसकी अगर बात करें यूनिट नंबर 9 की तो इसमें लोक विकास एवं पर्यावरण पे, यानी ये प्रश्न जो है ये यूनिट बहुत सरल होती है। इस यूनिट में इसलिए सरल होती है कि पर्यावरण से संबंधित हम लोग आपके आसपास की चीजें घटित होती हैं, विज्ञान से सारी चीजें घटित होती हैं, तो और लोगों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या विकास हो रहा है इसके बारे में, तो इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस यूनिट से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई नंबर 10 की अगर बात करें तो इकाई नंबर 10 उच्चतर शिक्षा प्रणाली, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाएंगे। इसमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें उच्चतर शिक्षा में कितने विश्वविद्यालय हैं, कहाँ पे क्या क्या विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा, भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी रही, भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास कैसे हुए, ये सब सारी चीजों के बारे में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पूछे जाते हैं। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम आज ओवर की बात करें तो यदि व्यक्ति जो भी सिलेबस बनता है पूर्ण रूप से वो डिफिकल्ट नहीं माना जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसी यूनिट होती है जिसमें सरल होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि कौन कौन से टॉपिक पे आप बहुत ही आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर हम लोग बहुत कम मेहनत कर करके टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टीचिंग क्या है, टीचिंग उपयोगिता क्या है, प्रभाव क्या है, उपयोगिता क्या है, ये सब की सारी चीजों के बारे में ये टॉपिक बहुत आसान होती है। दूसरी बात करें शोध ये भी आसान होता है, इसको आप पढ़ते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसमें भी आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमने तीसरी टॉपिक को बात किया, सबसे सरल टॉपिक यूनिट 3 की होती है
और ये टॉपिक बेहतर होती है। जैसे जो व्यक्ति गणित जैसे विषयों में नहीं अच्छा होगा तो वो ये 3 टॉपिक इकाई 5, 6, 7 उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा। लेकिन जो अभ्यर्थी गणित में जरा सा भी प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो उनके लिए फिर ये 3 टॉपिक आसान हो जाती है। लेकिन जो लोग गणित से, रीजनिंग से, इन सारी चीजों से दूर रहते हैं तो उनके लिए 3 टॉपिक कठिन होगी। ये प्रैक्टिस पे ही आएगी, बहुत प्रैक्टिस मांगेगी। लेकिन जो लोग गणित से दूर, मान लीजिए उनको गणित नहीं आती है, तो वो लोग इन टॉपिक को से इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए फिर ये टॉपिक 8, 9 और 10, यानी कहने का मतलब है लास्ट की 3 टॉपिक और शुरुआत की 3 टॉपिक, 4 टॉपिक उनके लिए आसान हो जाती है। तो इन टॉपिकों को भी तैयार करने के बाद भी वो आसानी से नेट की पहले पेपर की पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई कर ले जा सकते हैं। अर्थात वो 60% प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका यूजीसी नेट का पहला प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। अब अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में आपको हम दूसरे प्रश्न पत्र पे क्या क्या पूछे जाते हैं उन पे अलग अलग विषयों पे हम पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस टॉपिक पे और इससे अन्यत्र और भी टॉपिकों पे चर्चा करता रहूंगा। आपको इस तरीके की वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।